हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज अपन सीए फाइनल का टाइम ऑफ सप्लाई का रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं इनडायरेक्ट टैक्स में। ठीक है, तो ये वीडियो ऑफ कोर्स सीए फाइनल के लिए एप्लीकेबल है। ये टाइम ऑफ सप्लाई के अंदर हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं, ऑफ कोर्स 100% कवरेज होगा, जिसके अंदर हम लोग सेक्शन 12, सेक्शन 13, सेक्शन 14 और कुछ नोटिफिकेशन और क्लैरिफिकेशन का रिविजन करेंगे। मैं थोड़ा सा स्लो जाऊंगा ये रिविजन में, ताकि आपका पूरा का पूरा एक तरह से चैप्टर ही कवर हो जाए। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। टाइम ऑफ सप्लाई बेसिकली हम लोग को सबसे पहले गुड्स का टाइम ऑफ सप्लाई देखेंगे अंडर फॉरवर्ड चार्ज एंड अंडर रिवर्स चार्ज। लेकिन गुड्स के टाइम ऑफ सप्लाई को देखने के लिए हमें सबसे पहले सेक्शन 31 भी देखना पड़ेगा। सेक्शन 31 बेसिकली इस बारे में बात करता है कि एक सप्लायर को कब तक इनवॉइस इशू कर लेना चाहिए। ठीक है, तो चलो, अगर आपका सप्लाई ऑफ गुड्स में मूवमेंट इन्वॉल्व है, तो बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ द गुड्स आपको इनवॉइस इशू कर लेना चाहिए। लेकिन अगर आपका कोई दूसरा ही केस है जिसमें मूवमेंट बेसिकली इन्वॉल्व नहीं है, तो आपको इनवॉइस कब तक इशू कर लेना चाहिए? बिफोर और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स या मेकिंग गुड्स अवेलेबल टू द रेसिपिएंट। ठीक है, हम यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई नहीं पढ़ रहे, सेक्शन 31 टैक्स इनवॉइस पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको कब तक इनवॉइस इशू कर लेना चाहिए। फिर आता है कंटिन्यूअस सप्लाई। कंटिन्यूअस सप्लाई में आपको इनवॉइस कब तक इशू कर लेना चाहिए? बिफोर और एट द टाइम ऑफ इशुएंस ऑफ पीरियोडिकल स्टेटमेंट या रिसिट ऑफ पेमेंट। और फिर आता है गुड्स और सेल और रिटर्न बेसिस वाला, गुड्स होल्डर अप्रूवल और सेल और रिटर्न बेसिस। इस पर्टिकुलर केस में आपको इनवॉइस कब तक इशू कर लेना चाहिए? बिफोर और एट द टाइम ऑफ एक्चुअल सप्लाई और 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, चलो अभी अपन टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स में एंटर कर रहे हैं सेक्शन 12 में। तो अगर आप फॉरवर्ड चार्ज की मैं बात करूं, तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? ड्यू डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और एक्चुअल डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। एज यू ऑल आर अवेयर कि इसमें डेट ऑफ पेमेंट हमें इग्नोर करनी पड़ती है। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट एंड लास्ट केस जहां पे डेट ऑफ पेमेंट हम इग्नोर करेंगे वाइल कैलकुलेटिंग या कंप्यूटिंग टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, आपको पता है इसका एक्सेप्शन है स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स। कुछ स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स है जिसके अंदर डेट ऑफ पेमेंट कंसीडर की जाती है। ऑल दो वो नोटिफिकेशन हम लोग वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर में पढ़ते हैं, बट मैं आपको बता रहा हूं कि सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है, और वो है आपका स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम। ठीक है, जिसके अंदर डेट ऑफ पेमेंट गुड्स होने के बावजूद, फॉरवर्ड चार्ज होने के बावजूद हम लोग कंसिडर करते हैं। परफेक्ट। अब ये दूसरा कुछ नोट बोलते हैं कि अगर आपने कोई भी 50% की पेमेंट की है ओवरऑल सप्लाई में से, तो आपका टाइम ऑफ सप्लाई ओवरऑल सप्लाई मतलब 100% रुपया के लिए एप्लीकेबल नहीं है, वो 50% ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई के लिए ही वो टाइम ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल होता है। और कुछ एक ऑप्शन है, जो अगर आपका पेमेंट 1000 रुपए से कम है और एडवांस में आया है, तो फॉर दैट मैटर यू कैन सिलेक्ट डेट ऑफ इनवॉइस एज योर टाइम ऑफ सप्लाई। ये एक ऑप्शनल चीज है। ठीक है, क्योंकि स्मॉल अमाउंट है इसलिए इतना दिमाग लगाना नहीं है। फिर आता है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज बहुत इंटरेस्टिंग है, बोलता है डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स एंड डेट ऑफ पेमेंट एट डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स, डेट ऑफ पेमेंट एंड 31st डे फ्रॉम सप्लायर्स इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। सिंस हम लोग यहाँ पे रेसिपिएंट है, रिवर्स चार्ज है इसलिए हम लोग रेसिपिएंट है, और हमारी लायबिलिटी है गवर्नमेंट को टैक्स भरने की, एंड अकॉर्डिंगली हमारे लिए टाइम ऑफ सप्लाई में सप्लायर का इनवॉइस इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए सप्लायर के इनवॉइस से 31 दिन तक, 31वें दिन मतलब 31st डे फ्रॉम सप्लायर्स इनवॉइस एंड डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स और डेट ऑफ पेमेंट, वेरेवर द डेट ऑफ पेमेंट इज रिटर्न। पूरे टाइम ऑफ सप्लाई में आप ये समझ के चलो कि डेट व्हेन पेमेंट्स रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट और डेट व्हेन पेमेंट डेबिटेड फ्रॉम बैंक अकाउंट विच एवर इज अर्लियर। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड, सिंस ये रिवर्स चार्ज का केस है, बीइंग अ रेसिपिएंट हमें पेमेंट करना पड़ेगा, एंड दैट इज वाई यहाँ पे वर्ड डेबिटेड लिखा है, क्योंकि जब हम पेमेंट करते हैं तो हमारे बैंक अकाउंट से पेमेंट डेबिट होता है। यही हम लोग टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज पढ़ेंगे फॉरवर्ड चार्ज में, तब यहाँ पे पेमेंट के केस में क्रेडिटेड वर्ड यूज होगा, क्योंकि बीइंग अ सप्लायर हमें पैसे आते हैं तो हमारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट होते हैं। ठीक है, चलो परफेक्ट। तो अब मैं इसको कंक्लूड कर रहा हूँ कि टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर रिवर्स चार्ज क्या होता है? डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स, डेट ऑफ पेमेंट व्हेन पेमेंट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट, और डेट व्हेन पेमेंट इज डेबिटेड फ्रॉम बैंक अकाउंट, और 31st डे फ्रॉम सप्लायर इनवॉइस व्हिच एवर इज अर्लियर। परफेक्ट है। लेकिन अगर मैं कोई भी एक इवेंट, कोई भी ऊपर के इवेंट अनसर्टेनेबल है मेरे लिए, तो मैं जब मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में ये गुड्स की एंट्री करूंगा, बुक्स ऑफ अकाउंट में जनरल एंट्री पास करूंगा, उसी टाइप पे मैं टाइम ऑफ सप्लाई मान लूंगा। परफेक्ट है। फिर आता है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ वाउचर। सिंस आपको पता है ये ओमिट कर चुके हैं फाइनेंस एक्ट 2025 में, बट फिर भी एक बार सिर्फ लिखा है तो पढ़ा लेता हूँ कि अगर आपकी सप्लाई आइडेंटिफाइबल है तो डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर, और अगर आपकी सप्लाई आइडेंटिफाइबल नहीं है तो डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर आपका टाइम ऑफ सप्लाई होने वाला है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टाइम ऑफ सप्लाई इन रेसिड्यूअरी केसेस।
रेसिडुअरी केसेस का मतलब होता है कि आपका कोई भी केस ऊपर वाले केसेस में फॉल नहीं हो रहा है कोई भी सिचुएशन में, तो उस पर्टिकुलर केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा। तो अगर आपको पीरियोडिकल रिटर्न फाइल करने की जरूरत है या जरूरत पड़ रही है तो ड्यू डेट ऑफ सच रिटर्न। लेकिन आपका कुछ ऐसा केस है जिसमें आपको रिटर्न भी फाइल करने की जरूरत नहीं पड़ रही या कोई अलग ही केस है, तो ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स, जब आप एक्चुअली टैक्स भरोगे तब आपका टाइम ऑफ सप्लाई हिट हो जाएगा। ऐसा कौन सा केस होता है, ऐसा केस होता है बीइंग अनरजिस्टर्ड सप्लायर। हो सकता है, सॉरी, हो सकता है कि इन्वेस्टिगेशन से पता चले कि मेरे को जीएसटी बहुत सारा भरने को आ रहा है, लेकिन मैं अब तक जीएसटी में कभी रजिस्टर था नहीं, पर गवर्नमेंट तो मेरे से टैक्स वसूलेगा ही। तो गवर्नमेंट बोलता है कि एक काम कर, तू यहाँ पे बैठ और हमारे सामने टैक्स भर, और टाइम ऑफ सप्लाई तेरे लिए ये आज का दिन ही मान लेंगे हम लोग, मतलब जब पेमेंट ऑफ टैक्स होगा उसी दिन उसका टाइम ऑफ सप्लाई हिट हो जाएगा, ऐसा अज्यूम किया जाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट गुड्स। कोई भी फॉर एग्जांपल क्या होता है कि कभी कभी सप्लायर और रेसिपिएंट के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है कि भाई ये टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल नहीं हुए तो हम पेनल्टी चार्ज करेंगे, या इतने दिन में तुमने पैसे नहीं दिए तो हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे या लेट फी वगैरह चार्ज करेंगे। तो नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इंटरेस्ट बोलो, लेट फी बोलो या पेनल्टी बोलो। प्रॉब्लम ये है कि ये सारी चीजें ओरिजिनल सप्लाई की डेट के टाइम पे नहीं पता थी, ये सब लेटर स्टेज पे आया है। सिंस ये लेटर स्टेज पे आया है एंड देयरफॉर इसका टाइम ऑफ सप्लाई आप ओरिजिनल टाइम ऑफ सप्लाई से मर्ज नहीं कर सकते। ऑल द वैल्यू ऑफ सप्लाई में ये मर्ज हो जाता है बीइंग कंपोजिट सप्लाई, लेकिन हम लोग यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू इसको मर्ज नहीं कर सकते। तो इसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, डेट ऑन विच सप्लायर एक्चुअली रिसीव्स सच एडिशन इन वैल्यू। जब ये सच में मेरे जेब में पैसा आ जाएगा तब मैं टाइम ऑफ सप्लाई इसका मान लूंगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सर्विसेज। सर्विसेज के केस में जैसे हमने गुड्स में पहले इनवॉइस इशू करने की ड्यू डेट पड़ी थी, वैसे हम सर्विसेज के केस में भी पहले इनवॉइस इशू करने की ड्यू डेट पड़ेगी। तो इसके अंदर नॉर्मली ये बोलते हैं कि आपको सर्विसेज के केस में इनवॉइस कब तक इशू कर लेना चाहिए, इधर बिफोर द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज और विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विसेज या डेट ऑफ सप्लाई। मतलब विद इन 30 दिन आपको इनवॉइस इशू कर लेना चाहिए, लेकिन यही 30 डेज 45 डेज हो जाएंगे इन केस ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एनबीएफसी। ठीक है, फिर हमारे पास दो रूल है 47 और रूल 47A। रूल 47 बोलता है कि इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी और टेलीकॉम ऑपरेटर या कोई भी अदर सप्लायर जो नोटिफाइड है गवर्नमेंट के द्वारा, वो अगर कोई भी टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विसेज करते हैं बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन, ये सप्लाई ऑफ कोर्स किसके बीच में होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में होनी चाहिए। डिस्टिंक्ट पर्सन का मतलब होता है सेम पैन नंबर के डिफरेंट जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर। अगर वो आपस में कोई भी सप्लाई करते हैं तो उस पर्टिकुलर केस में टाइम ऑफ सप्लाई सॉरी इशू ऑफ इनवॉइस कब कर लेना चाहिए, बिफोर और एट द टाइम ऑफ such supplier records the same in his books of account or before the expiry of the quarter during which such supply was made। जिस दिन मैंने ये सप्लाई की वो पर्टिकुलर जिस क्वार्टर में फॉल होता है वो क्वार्टर के एंड तक मेरे को इनवॉइस इशू कर लेना चाहिए, या बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लायर रिकॉर्ड्स द सेम इन बुक्स ऑफ अकाउंट। मतलब मैं जब बुक्स ऑफ अकाउंट में ये सप्लाई रिकॉर्ड करूंगा उस दिन मेरे को इनवॉइस इशू कर लेना चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रूल 47A। रूल 47A बोलता है कि आरसीएम के केसेस में प्रॉब्लम ये होती है कि सप्लायर और रेसिपिएंट में रेसिपिएंट इज लायबल टू पे टैक्स, है ना। तो इस पर्टिकुलर केस में जहां जहां पे रेसिपिएंट को इनवॉइस इशू करने की जरूरत पड़ रही है वहां पे रेसिपिएंट को विद इन 30 डेज इनवॉइस इशू कर लेना चाहिए, विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ सेड सप्लाई ऑफ गुड सर्विस और बोथ। तो विद इन 30 डेज मेरे को इनवॉइस इशू कर लेना चाहिए। फिर आता है कंटिन्यूअस सप्लाई। कंटिन्यूअस सप्लाई बहुत सिंपल है, बोलता है अगर आपके और रेसिपिएंट के मतलब सप्लाई और रेसिपिएंट के बीच में एग्रीमेंट हो चुका है और उसमें ड्यू डेट ऑफ पेमेंट डिसाइडेड है तो फिर बिफोर ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट आपको इनवॉइस इशू कर लेना चाहिए। लेकिन क्या कोई भी किसी भी रीजन से ड्यू डेट ऑफ पेमेंट उसमें पता नहीं है, नॉट नोन है, तो उस पर्टिकुलर केस में बिफोर एट द टाइम ऑफ सप्लाई और सर्विस रिसीव्स द पेमेंट, मतलब जब ड्यू डेट ऑफ पेमेंट नहीं मालूम तो जब एक्चुअल पेमेंट आएगा तब आपको तब आपको इनवॉइस इशू कर लेना चाहिए। लेकिन अगर आपका केस कोई वो कंप्लीशन ऑफ माइलस्टोन इवेंट वाला है, मतलब अग्रीमेंट कुछ ऐसा है कि ये माइलस्टोन अचीव होगा तो आपको इतना इतना पेमेंट का ड्यू हो जाएगा, तो बस जब जब वो माइलस्टोन अचीव होते जाएगा वैसे वैसे आपको इनवॉइस इशू कर लेना चाहिए। कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस का मतलब होता है ऐसी सर्विसेज जो मतलब 3 महीने से ज्यादा चल रही है उसको कंटिन्यूअस बोलते हैं। फिर आता है सिसेशन ऑफ सप्लाई। सिसेशन ऑफ सप्लाई क्या मतलब होता है कि सप्लाई चल रही थी और बीच में से रुक गई, तो देखो यहां तक चल रही थी यहां तक रुक गई, इसके आगे का नहीं हो पाया तो ठीक है इसके आगे का तेल लेने गया, लेकिन जहां तक सप्लाई उसने करेक्टली सप्लाई की है उतने का इनवॉइस जिस दिन सीज हुआ है उस दिन इशू कर लेना पड़ेगा। मतलब सिसेशन ऑफ सप्लाई के केस में आपको इनवॉइस इशू करना है टू द एक्सटेंट ऑफ सप्लाई वाज मेड, है ना, किस दिन, जिस दिन आपका ये सप्लाई सीज हुआ उस दिन। ठीक है,
अब बात करते हैं टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस अंडर सेक्शन 13 के अंदर सेम गुड्स के जैसा पहले फॉरवर्ड चार्ज की बात करेंगे, फिर रिवर्स चार्ज की। फॉरवर्ड चार्ज में इसमें ना दो बातें बोलता है कि क्या तुमने इनवॉइस टाइम पे इशू किया, टाइम मतलब वो ऊपर जो अभी सेक्शन 31 पढ़ा ना वैसा, तो क्या आपने सेक्शन 31 के हिसाब से इनवॉइस इशू किया या सेक्शन 31 के हिसाब से इनवॉइस इशू नहीं किया। अगर आपने सेक्शन 31 के हिसाब से इनवॉइस इशू किया है तो आपका इनवॉइस का डेट ना बहुत अच्छा है, बहुत करेक्ट है, तो आप एक काम करो उसी डेट के हिसाब से चलो, मतलब डेट ऑफ इशू ऑफ टैक्स इनवॉइस, डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, एंड अगेन डेट ऑफ पेमेंट दिया मतलब कौन सी दो डेट, रिकॉर्डिंग ऑफ पेमेंट इन बुक्स ऑफ अकाउंट और पेमेंट क्रेडिटेड, क्योंकि हम लोग अभी फॉरवर्ड चार्ज है बीइंग सप्लायर, हमारे पास पैसा आएगा, ठीक है। तो फाइनल आंसर क्या है, डेट ऑफ इशू ऑफ टैक्स इनवॉइसेस, डेट व्हेन पेमेंट इज रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट, और डेट व्हेन पेमेंट डेबिटेड सॉरी क्रेडिटेड फ्रॉम बैंक अकाउंट विच क्रेडिटेड इन बैंक अकाउंट विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। अब आते हैं इनवॉइस इज नॉट इशूड विद इन टाइम, मतलब सेक्शन 31 के हिसाब से मैंने इनवॉइस इशू नहीं किया है, तो उस हिसाब से मेरे को डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, डेट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ पेमेंट और डेट व्हेन पेमेंट क्रेडिटेड फ्रॉम बैंक अकाउंट विच एवर इज अर्लियर। जब मैं टाइम पे इशू करूं तो डेट ऑफ इनवॉइस अच्छी बात है, जब मैं टाइम पे इशू ना करूं तो डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस ले लूंगा, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। अगर मेरा सप्लाई कोई भी इवेंट अनसर्टेनेबल है जो ऊपर मैंने लिया, तो अगेन वो सेम गुड्स के जैसा है कि जब मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट में ये डेट ऑफ रिसीट ऑफ सर्विस रिकॉर्ड करूंगा तब मेरा टाइम ऑफ सप्लाई हिट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट भी सेम है कि अगर मैंने 50% पेमेंट किया है तो 50% जितना ही टाइम ऑफ सप्लाई हिट होगा, 75% पेमेंट किया है तो 75% जितना ही टाइम ऑफ सप्लाई हिट होगा। और अगेन यहाँ पे भी एक ऑप्शन है कि अगर 1000 रुपए जितना एडवांस आया है तो उस पर्टिकुलर केस में डेट ऑफ पेमेंट विच इज अर्लियर ना लेते हुए आप डेट ऑफ इनवॉइस को ही टाइम ऑफ सप्लाई अज्यूम कर सकते हो, अगेन इट्स एन ऑप्शन। अब बात करते हैं रिवर्स चार्ज की केस में। रिवर्स चार्ज इसका बहुत इंटरेस्टिंग है, ये बोलता है कि क्या आपके आपके और रेसिपिएंट के बीच के अग्रीमेंट के हिसाब से इनवॉइस इशू करने की लायबिलिटी किसकी थी। अगर इनवॉइस इशू करने की लायबिलिटी सप्लायर की थी तो डेट तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, डेट ऑफ पेमेंट 61st डे फ्रॉम द सप्लायर इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। लेकिन अगर आपके दोनों के बीच में इनवॉइस इशू करने की लायबिलिटी सप्लायर की नहीं थी, मतलब इनवॉइस रेसिपिएंट को इशू करना पड़ेगा, तो इस पर्टिकुलर केस में सिंस आई डोंट हैव द सप्लायर्स इनवॉइस देन हाउ कैन आई कैलकुलेट द 61st डे, करेक्ट। तो इसके लिए मेरे पास ये वाला द्वार तो बंद हो जाता है, तो इसीलिए मैं आंसर क्या करूंगा, डेट ऑफ पेमेंट एंड डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय रेसिपिएंट विच एवर इज अर्लियर, है ना। यहाँ पे स्टूडेंट से मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। तो मैं आपको इसका कंक्लूजन करके बता रहा हूं कि अगर इनवॉइस सप्लायर इशू करता है तो डेट ऑफ पेमेंट व्हेन रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट, डेट व्हेन पेमेंट डेबिटेड फ्रॉम बैंक अकाउंट एंड 61st डे फ्रॉम सप्लायर इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। लेकिन अगर यहाँ पे ड्यू डेट यहाँ पे इशू ऑफ इनवॉइस का लायबिलिटी रेसिपिएंट के ऊपर है तो डेट व्हेन पेमेंट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट, डेट ऑफ पेमेंट व्हेन डेबिटेड फ्रॉम बैंक अकाउंट एंड डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय रेसिपिएंट, यहाँ पे 61 ये नहीं है, रेसिपिएंट जब इनवॉइस इशू करेगा वो डेट विच एवर इज अर्लियर, ये आपका टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। और अगेन यहाँ पे बाकी सारे पॉइंट सेम है कि अगर अनसर्टेनेबल इवेंट है तो फिर जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री करोगे तब। और यहाँ पे एक एसोसिएटेड एंटरप्राइज का छोटा सा पॉइंट है, ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि पहली बात तो एसोसिएटेड एंटरप्राइज होता क्या है, तो एसोसिएटेड एंटरप्राइज वही होता है जो सेक्शन 92A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 में बोलता है। तो आप मोटा मोटी खाली इतना समझो कि एसोसिएटेड एंटरप्राइज मतलब एक एंटरप्राइज दूसरे एंटरप्राइज में पार्टिसिपेट कर रहा है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, क्यों, मैनेजमेंट के अंदर, कंट्रोल के अंदर या कैपिटल के अंदर। बाय वे ऑफ मैनेजमेंट वो पार्टिसिपेट कर रहा है या कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है या कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है, इन एनी केसेस वो एसोसिएटेड एंटरप्राइज है अगर सेक्शन 92A के हिसाब से। तो उस पर्टिकुलर केस में टाइम ऑफ सप्लाई कब होगी और कौन से सिचुएशन में होगी, तो उस पर्टिकुलर केस में वेयर सप्लाई और सर्विस लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, मतलब सप्लाई और सर्विसेज आउटसाइड इंडिया है तो टाइम ऑफ सप्लाई होगा डेट ऑफ पेमेंट। सिर्फ डेट ऑफ पेमेंट ही टाइम ऑफ सप्लाई है तो हमें मालूम है कि wherever the date of payment is written हम लोग क्या लेते हैं, डेट व्हेन पेमेंट डेबिटेड फ्रॉम बैंक अकाउंट और रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट व्हिचएवर इज अर्लियर, ठीक है, परफेक्ट। और यहाँ पे भी वो एडवांस वाला छोटा सा पॉइंट है। फिर वाउचर सेम टू सेम है, ऑल दो ये ओमिट हो चुका है तो आप इग्नोर कर सकते हो, एग्जाम में नहीं आएगा। फिर आता है रेसिडुअरी केस। रेसिडुअरी केस क्या बोलता है, वही सेम कि अगर पीरियोडिकल रिटर्न फाइल करने की जरूरत पड़ रही है या ऑप्शन आपको करना पड़ेगा तो ड्यू डेट ऑफ सच रिटर्न, और अगर आपका वो केस नहीं है एनी अदर केस है तो फिर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स। और इंटरेस्ट लेट फी पेनल्टी का एज इट इज सेम है कि जब वो एक्चुअली रिसीव होगा तभी आप एक काम करो, उसको रिसीव करो, जब तभी उसका टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगा। अब ये कुछ इंटरेस्टिंग बात करते हैं, सेक्शन 14 चेंज इन रेट ऑफ टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ, मतलब कि अगर मेरा बिटवीन सप्लाई रेट ऑफ टैक्स चेंज हो जाता है
तो मैं पहले वाला रेट लूं या बाद वाला। और ये एक तो ये सवाल है कि रेट कौन सा लूं, और दूसरा सवाल टाइम ऑफ सप्लाई क्या है। मतलब सेक्शन 14 में हमारे पास, आप ये सोचो कि क्वेश्चन में 3 चीजें गिवन है और आंसर हमें 2 निकालना है। पहला आंसर निकालना है कि कौन सा रेट एप्लीकेबल है, और दूसरा आंसर निकालना है कि कौन सा टाइम ऑफ सप्लाई होगा। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, पहले मैं एप्लीकेबल रेट के बारे में बात करूंगा। ये पूरा का पूरा सेक्शन 14 मेजोरिटी रूल पे चलता है। मतलब कि अगर मैंने गुड सर्विस या बोथ सप्लाई किया है बिफोर द चेंज, और इनवॉइस इशू किया है आफ्टर द चेंज, और मेरा पेमेंट भी आफ्टर है, मतलब मैंने पेमेंट भी आफ्टर द चेंज किया है, तो इसमें मेजोरिटी क्या है, आफ्टर आफ्टर, एंड अकॉर्डिंगली मेरे को न्यू रेट एप्लीकेबल हो जाएगी। लेकिन अगर मैंने गुड सप्लाई किया है बिफोर, गुड्स या सर्विसेज बिफोर सप्लाई किया है, मेरा इनवॉइस भी बिफोर बनाया है, लेकिन मैंने पेमेंट आफ्टर किया है, तो इसमें 2 इवेंट आउट ऑफ 3 इवेंट, 2 इवेंट बिफोर बिफोर है, इसीलिए मेरे को ओल्ड रेट एप्लीकेबल होगी। अगेन, मैंने गुड्स एंड सर्विसेज बिफोर सप्लाई किया है, इनवॉइस आप बाद में बनाया, लेकिन पेमेंट पहले कर दिया था, अगेन इसमें 2 इवेंट पहले के, इसलिए ओल्ड रेट एप्लीकेबल है। जैसे कि गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई किया आफ्टर, लेकिन मैंने इनवॉइस और पेमेंट दोनों पहले ही बना लिया था और पहले ही पेमेंट कर दिया था, तो अगेन इसमें मेजोरिटी इज ओल्ड बिफोर, मतलब ओल्ड रेट लगेगा। मैंने गुड्स एंड सर्विस आफ्टर सप्लाई किया है, मैंने इनवॉइस भी बनाया बाद में, सिर्फ पेमेंट पहले बिफोर हो गया था, तो इस पर्टिकुलर केस में अगेन मेजोरिटी इज आफ्टर, तो इसका आंसर न्यू रेट आएगा। और लास्ट में भी मेजोरिटी आफ्टर है, इसलिए इसका भी आंसर न्यू रेट आएगा, जिसके अंदर गुड्स एंड सर्विसेज बाद में सप्लाई किया, पेमेंट भी बाद में हुआ और इनवॉइस पहले हो चुका है। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट टाइम ऑफ सप्लाई। अब देखो, टाइम ऑफ सप्लाई को ना बहुत आराम से आप कैलकुलेट कर सकते हो। आप खाली इतना समझो कि मेजोरिटी में जीता कौन था। देखो, आपको मैं एक तरीका बताता हूं, ये गुड सप्लाई का डेट कभी भी टाइम ऑफ सप्लाई हो नहीं सकता। टाइम ऑफ सप्लाई क्वेश्चन में 3 चीजें दी है ना, उसमें से या तो इनवॉइस की डेट होगी या तो पेमेंट की डेट होगी, आप ये मान के चलो। मतलब टाइम ऑफ सप्लाई में ये कभी नहीं जीतेगा। ठीक है, बस। अब ना वो अपने उस स्कूल में नहीं करते थे, वो पकाते थे, अभी पता नहीं मुंबई में बोलते थे इसको पकाना, कहीं जगह बोलते थे छुटाना। जब एक एक ऐसा हाथ रखता था, एक ऐसा हाथ रखता था, फिर अपन खोलते थे, कोई कोई व्हाइट आता था, कोई ब्लैक आता था, तो उसमें 2 लोगों के बीच में अगर किसी एक को जीतना डिसाइड करना है, तो तीसरे को बीच में आना पड़ता था। अब वो तुम दाल भात बोलो, कड़ी भात बोलो, जो बोलते थे तुम लोग उसको बोलो, पॉइंट ये है कि वो तीसरा बीच में सिर्फ और सिर्फ यूज होने आता था। तो यहाँ पे भी ये गुड्स एंड सर्विसेज सिर्फ यूज करेंगे हम इसको मेजोरिटी को डिसाइड करने के लिए। ये एक्चुअली वही है, वही चीज है जो हम लोग अपने हाथों से स्कूल में करते थे। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये तीनों में से जीता कौन, आफ्टर वाला जीता। अब इधर भी आफ्टर है, इधर भी आफ्टर है, क्योंकि टाइम ऑफ सप्लाई डिसाइड तो ये दोनों में से होना है। सिंस ये दोनों में आफ्टर है, तो एक काम करें, विच एवर इज अर्लियर उठा लेते हैं, मतलब इनवॉइस का डेट और पेमेंट का डेट, विच एवर इज अर्लियर। अब देखो, सेकंड वाले में जीता कौन था, सेकंड वाले में बिफोर जीता था। अब ये दोनों के केस में देखो, जीता जीता कौन था, बिफोर, और बिफोर किसके पास है, इनवॉइस के पास, तो आपका टाइम ऑफ सप्लाई होगा डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। थर्ड वाले केस में देखो, जीता कौन था, बिफोर, और बिफोर किसके पास है, पेमेंट के पास, तो डेट ऑफ पेमेंट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई। इजी। फिर थर्ड वाला केस देखो, आई मीन फोर्थ वाला, इसके अंदर जीता कौन था, बिफोर जीता था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टाइम ऑफ सप्लाई। ये दोनों के पास बिफोर बिफोर है, तो एक काम करो, विच एवर इज अर्लियर उठा लो। फिर सेकंड लास्ट केस देखो, इसमें जीता था आफ्टर, और ये दोनों के केस में आफ्टर किसके पास है, इनवॉइस के पास, तो फिर इनवॉइस का ही डेट टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। और ये दोनों में जीता कौन था, आफ्टर, आफ्टर पेमेंट के पास है, तो डेट ऑफ पेमेंट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई। तो इट्स वेरी इजी, डोंट वरी, है ना। मेजोरिटी रूल के हिसाब से चलो, आपका काम हो जाएगा। अगर एग्जाम में आप फिर भी कंफ्यूज हो रहे हो, तो ये चार्ट फटाक से बना लेने का, बी ए करके, ऐसा बी बी ए करके ऐसा फटाक से बना लेने का, आपको समझ में आ जाएगा मेजोरिटी रूल क्या है और आपका क्वेश्चन कौन से वाले पर्टिकुलर केस स्टडी में फॉलो हो रहा है। ठीक है, और जहां पे भी डेट ऑफ पेमेंट लिखा है, वहां पे ये बोलने की बात नहीं है कि बुक्स ऑफ अकाउंट में जब रिकॉर्ड किया वो और बैंक में क्रेडिट हुआ वो, विच एवर इज अर्लियर। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि अगर डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट शाल बी द डेट ऑफ क्रेडिट, मतलब विच एवर इज अर्लियर नहीं उठाएंगे हम लोग, सिर्फ क्रेडिट वाला ही उठाएंगे। कब, जब आपके बैंक अकाउंट में वो पैसा आ रहा है आफ्टर 4 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ चेंज ऑफ रेट। जिस दिन पे रेट चेंज हुआ उसके बाद के 4 वर्किंग डेज के बाद अगर पैसा आता है बैंक में, तो फिर बुक्स ऑफ अकाउंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर नहीं उठाएंगे, हम सीधा सिर्फ क्रेडिट ही कंसिडर करेंगे एज इफ वही डेट ऑफ पेमेंट है। ठीक है, ये याद रखना। अब हम कुछ क्लैरिफिकेशन नोटिफिकेशन की बात करते हैं। ये एग्जाम में भी आया था, जिस पर्टिकुलर अटेम्प्ट का ये अमेंडमेंट था ना, उस पर्टिकुलर अटेम्प्ट के एग्जाम में आया था। ठीक है, उसके बाद ये कभी नहीं आया। ऐसा नहीं कि नहीं आ सकता, आ सकता है। इसको मैं बोलता हूँ नहाई वाला अमेंडमेंट, नहाई वाला।
नहाई मतलब आपको सभी को पता है कि हमारे पास ये अमेंडमेंट थोड़े से पहले ही आ गया था, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन हाइब्रिड एन्युटी मोड मॉडल। टाइम ऑफ सप्लाई इस पर्टिकुलर मॉडल में क्या होगी? तो ये मॉडल क्या होता है? ये मॉडल सिंपली ये बोलता है कि ये मॉडल पहली बात तो नहाई का होता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। द कंसेशनर हैज टू कंस्ट्रक्ट न्यू रोड and provide operation and maintenance of some of same which is generally over a period of 15 to 17 years and payment of the same is spread over the years। तो इसका इशू ये है कि ये बहुत लंबा लंबा चलता है, बहुत सालों तक का सर्विसेज है। इस पर्टिकुलर केस में टाइम ऑफ सप्लाई कैसे डिसाइड की जाए? तो कुछ क्लैरिफिकेशन लाया है गवर्नमेंट ने कि कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस के जैसा सोचो। क्यों? क्योंकि ऑफकोर्स इसका 3 महीने के ऊपर का कॉन्ट्रैक्ट है ना। तो देखो, इन केस वेयर इनवॉइस इज इशूड ऑन और बिफोर द स्पेसिफाइड डेट, मतलब ड्यू डेट जो भी डिसाइडेड है उस पर्टिकुलर डेट के पहले ही आपने इनवॉइस इशू कर लिया है, या फिर डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ इवेंट जो भी कॉन्ट्रैक्ट में डेट दिखे कि इस पर्टिकुलर डेट पे मैं इवेंट खत्म कर दूंगा, उसके पहले ही आपने इनवॉइस इशू कर लिया है, तो फिर डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई। लेकिन अगर इनवॉइस इशू नहीं किया है मैंने, जो डेट स्पेसिफाइड है उस डेट के पहले इनवॉइस इशू नहीं किया है, शायद बाद में किया है या फिर किया ही नहीं है, तो उस पर्टिकुलर केस में डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस तो वेस्ट हो गया ना। तो मैं ले लूंगा डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सेट सर्विसेज और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। सिंपल। चलो, टीडीआर एफएसआई, ये वर्ड आपने कहा सुना है? ये आपने अपने आरसीएम में सुना होगा, ठीक है। टीडीआर एफएसआई और लॉन्ग टर्म लीज में आरसीएम के केस में प्रमोटर लायबल होता है, ठीक है। अब इस केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? तो टाइम ऑफ सप्लाई अराइजेज ऑन द डेट ऑफ ओकेजन ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट और ऑन इट्स फर्स्ट ऑक्यूपेशन, मतलब ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट विच एवर इज अर्लियर। ये आप, मैं वर्बली आपको क्लासेस में बहुत बार बताया हूं कि सीसीओसी डेट के पहले विच एवर इज, अगर क्या होता है किसी किसी स्टेट में ना सीसी इंपॉर्टेंट होता है कंप्लीशन सर्टिफिकेट, और किसी किसी स्टेट में ओसी इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र स्टेट की बात करूं तो ओसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं, ओसी का सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट होता है। पर ये मैंने आपको शेड्यूल 1 में कुछ शेड्यूल 3 में मैंने इसका लिंक बताया था, पर वो छोड़ो। टाइम ऑफ सप्लाई की अगर मैं बात करूं तो ये क्लैरिफिकेशन ये है कि इस पर्टिकुलर केस में एफएसआई और टीडीआर के केस में टाइम ऑफ सप्लाई होगा आपका सीसी का डेट या ओसी का डेट विच एवर इज अर्लियर, जो भी पहले आया उस दिन आपका टाइम ऑफ सप्लाई हिट हो जाएगा। अब लास्ट में आता है क्लैरिफिकेशन ऑन टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज ऑफ स्पेक्ट्रम यूसेज एंड अदर सिमिलर सर्विसेज। इसमें क्या होता है कि जो सर्विस प्रोवाइडर होता है वो गवर्नमेंट होता है। सर्विस एक टेलीकॉम ऑपरेटर को डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से सर्विस देता है। तो यहाँ पे टेलीकॉम ऑपरेटर क्या हो जाता है? रेसिपिएंट हो जाता है। तो ये पूरा का पूरा आरसीएम में फॉल होता है। क्यों? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस दे रहा है किसको? बिजनेस एंटिटी को। तो ये पूरा का पूरा सर्विसेज आरसीएम में फॉल हो जाता है, ठीक है। अब देखो, इफ अपफ्रंट पेमेंट इज मेड, मतलब कि उसी टाइम पे कोई पेमेंट किया हुआ है, जब यह कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसी टाइम पे टेलीकॉम ऑपरेटर ने सेंट्रल गवर्नमेंट को पेमेंट कर दिया, तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? व्हेन सच पेमेंट इज मेड और ड्यू विच एवर इज अर्लियर। पेमेंट जब करना था और जब एक्चुअल पेमेंट किया विच एवर इज अर्लियर उठाएंगे और वही आपका टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर पेमेंट इंस्टॉलमेंट्स में हो रहा है तो मतलब अगेन ये कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस मानो, क्योंकि ऑफकोर्स वो 3 महीने के ऊपर का कॉन्ट्रैक्ट होगा एंड उस पर्टिकुलर केस में टाइम ऑफ सप्लाई का हो जाएगा एज एंड व्हेन पेमेंट आर ड्यू और मेड। इस बार पेमेंट मेड नहीं है, पेमेंट जब ड्यू है और या फिर पेमेंट जब एक्चुअली क्या विच एवर इज अर्लियर आपका टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। अब सुनो, ये जो हमने पढ़ा ना, ये एज इट इज सिर्फ टेलीकम्युनिकेशन वाले डिपार्टमेंट को लागू नहीं होती। ये सारे सेम ट्रीटमेंट देना जब जब कोई गवर्नमेंट कोई नेचुरल रिसोर्सेस प्रोवाइड करता है किसी भी सेलर को। मतलब ये क्या होता है बेसिकली, इसका एक ऑप्शन होता है, ठीक है। इसमें क्या बोलते हैं उसको, सब लोग है ना अपना 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 फाइल करते हैं कि भाई मेरे को काश ये काम मिल जाए, मेरे को काश ये कोटेशन भेजते हैं सब लोग, ठीक है। तो उसमें से सबसे बेस्ट कोटेशन गवर्नमेंट सिलेक्ट करता है और उसको ये वाला राइट्स देता है। फॉर एग्जांपल नेचुरल रिसोर्सेज प्रोवाइड करने का भी गवर्नमेंट डिसाइड करेगा कि ये वाला बंदा जो भी हाईएस्ट बीडर होगा उसको बेसिकली जो भी सक्सेसफुली बीड करेगा उसको ये कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। तो इस पर्टिकुलर केस में सेम जिसको ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है वो बीइंग रेसिपिएंट इस तरह से टाइम ऑफ सप्लाई डिस्चार्ज करेगा, मतलब जीएसटी का डिस्चार्ज करेगा, ठीक है। कुछ क्लैरिफिकेशन एक बार रीड कर लेना, याद कर लेना, एग्जाम में आने का चांस है, क्योंकि अगर नहाई वाला आ सकता है तो ये वाला क्लैरिफिकेशन भी आ ही सकता है। बाकी इतना सा लिखोगे एग्जाम में तो आपको 100 मतलब 100% मार्क्स मिलेगा। आई मीन 5 आउट ऑफ 5, 4 आउट ऑफ 4 जो भी एग्जाम में जितने मार्क्स का आएगा वो मिलेगा, ठीक है। चलो, तो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जैन 26 के अटेम्प्ट के लिए ये रिवीजन मेरा था।
तो ऑफकोर्स टाइम बहुत कम बचा है। अगर इसके अलावा आपको कोई भी रिक्वायरमेंट हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन की जरूरत हो, तो प्लीज मेरे को कमेंट करो, मेरे को इन्फॉर्म करो कि ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, या ये वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन या ये वाले पर्टिकुलर कंसेप्ट के ऊपर वीडियो बनाना है, तो मैं तुरंत उसको वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। ठीक है, ये पूरे के पूरे रिविजन सीए फाइनल के लिए एप्लीकेबल थे, और मैं दूसरे चैप्टर्स के भी रिविजन धीरे धीरे करके सारे अपलोड करने वाला हूँ। ठीक है, चलो। एंड एक और न्यूज है कि वी ऑल्सो हैव सम गुड टेस्ट सीरीज, जिसके अंदर इनडायरेक्ट टैक्स के पेपर मैं खुद बनाता हूँ और मैं खुद चेक करता हूँ, और ये टेस्ट सीरीज सीए फाइनल सीए इंटर दोनों लेवल पे होते हैं। ठीक है, तो इफ यू आर इंटरेस्टेड फॉर जैन 26 अटेम्प्ट, तो ये मेरे को आप इसके लिए इन्फॉर्म करना एडवांस में। ठीक है, और ये एक मैं टेस्ट सीरीज में ज्यादा कॉस्ट, बेसिकली इट्स नॉट अ कॉस्टली, ये कुछ बेसिक से 100 रुपीज वाले टेस्ट सीरीज होते हैं। मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि स्टूडेंट को क्या होता है कि खाली इतना पता चलना चाहिए कि भाई एट द एंड मेरा मिस्टेक कहाँ पे है। ठीक है, तो इसलिए, और ये सिर्फ मैं इनडायरेक्ट टैक्स के लिए बोल रहा हूँ, बाकी के लिए अगर आपको टेस्ट सीरीज लेनी हो तो यू कैन कॉन्टेक्ट टू अस, लेकिन वो फिर मेरा सर्विस नहीं है वो। ठीक है, मैं टाइम आईडीटी की बात कर रहा हूँ, आईडीटी के लिए मैं आपको एग्जाम तक अवेलेबल हूँ जैन 26 के लिए। ओके, चलो, ऑल द वेरी बेस्ट।